वेलकम टू ए शाज यंग आईएएस। ये हमारा चैनल है जिसमें हम अब 10th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो ये साइंस 2 की सीरीज है स्टैंडर्ड 10th की। और ये सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। सो चैप्टर नंबर 1 इज हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। और हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम हमारे टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस अंडरलाइन करें। एंड मैं सजेस्ट करूंगी आप 2 पेन रखें, एक रेड पेन और एक ब्लू पेन, और जहां जहां ये हाइलाइट्स है वहां पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जहां रेड से वहां आप रेड पेन से अंडरलाइन करें, जहां ब्लू है वहां ब्लू पेन से अंडरलाइन करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले कैन यू रिकॉल में सवाल है। हेरिडिटी क्या होता है वो भी आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो पहला सवाल है, which component of the cellular nucleus of living organisms carries hereditary character? इसका मतलब क्या है कि हमारे ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी वो सेल्स से बनी होती है। तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो ये न्यूक्लियस में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब हमको हमारे पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से, तो हमारे माँ बाप से हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, तो वो हेरिडिटरी हम कैरी करते हैं। तो ये कौन सा कंपोनेंट है सेल्यूलर न्यूक्लियस में जो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हमको देता है? तो ये पहला सवाल है। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा क्रोमोसोम्स। तो ये कैसा पूरा सेट है वो हम यहाँ पे एक डायग्राम से देखेंगे। तो हमारे बॉडी में सेल्स है, हर सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम का शेप होता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्चुअली डीएनए से बने होते हैं। तो वो पूरा डीएनए लपटा हुआ होता है जैसे, तो उससे ये क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। और ये डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डीएनए के ऊपर मतलब एक एक सेक्शन डीएनए का उसको जीन बोला जाता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो है यहाँ पे और एक डायग्राम में देखिए, तो ये क्रोमोसोम जो है ये पूरा लपटा हुआ डीएनए। तो इसको हम और डिटेल में भी देखेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए होता है। तो ये जो हमारा जो ये जीन्स है, तो ये जीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टर एक्चुअली कैरी करती है। और जीन्स डीएनए से बना है, जो डीएनए क्रोमोसोम्स, एक्चुअली क्रोमोसोम्स जो है जो डीएनए से लपटे हुए हैं। तो डीएनए जो है ये ऐसे आप ये स्ट्रिप की तरह होता है। तो ये स्ट्रिप को आप एक जो पुराने टाइम के टेप रिकॉर्डर होते हैं, टेप रिकॉर्डर की स्ट्रिप की तरह समझ सकते हैं। तो जो टेप रिकॉर्डर की जो स्ट्रिप्स होती है, आपको एक टेप रिकॉर्डर कैसेट भी, तो ये जो पुराने जमाने की कैसेट्स होती थी, कैसेट्स पे ए साइड बी साइड होता था और इसके ऊपर गाने है। तो समझो सॉन्ग्स अगर है तो जैसे कि एक साइड पे अगर 5 गाने हैं तो वो पूरी कैसेट जो है ये एक मैग्नेटिक रिबन होती है, रिबन लपटी हुई होती है अंदर। तो ये जो रिबन आप अगर इसको निकालोगे तो आपको इसके ऊपर गाना दिखेगा नहीं, पर ये गाना रिकॉर्ड किया हुआ इस पे होता है। जब आप इसको टेप में बजाओगे तो गाना बजता है। तो ये जो टेप है, ये टेप को आप डीएनए की तरह समझ सकते हो। और एक एक जीन मतलब एक एक डीएनए के ऊपर एक एक इंफॉर्मेशन। ये जो तो पूरी मैग्नेटिक स्ट्रिप है ये एक समझो डीएनए है। और ये उसके ऊपर जहाँ पे आप एक गाना शुरू हो रहा है, एक गाना खत्म हो रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको दिखने में नहीं दिखेगा पर इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। तो वैसे ही जीन्स इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर हम ये स्ट्रिप को काट दे, पूरा इतना लंबा हिस्सा काट दे या थोड़ा हिस्सा काट दे, तो और फिर उसको कैसे भी आप टेप से किसी से ज्वाइन करके कनेक्ट करके फिर से आप उसको टेप में बजाओगे तो जितना हिस्सा आपने काट दिया वो सुनाई नहीं देगा उतना हिस्सा। तो वैसे ही जीन्स में भी इंफॉर्मेशन है, तो हमको वो दिखता नहीं है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक है, बट जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो पता चलता है। तो जीन्स कैरी किए जाते हैं ऑन द डीएनए। तो ये जीन का मतलब है। हमारे चैप्टर में भी आगे डिटेल आएगा। फिर सेकंड सवाल है, व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी? प्रोजेनी मतलब बच्चे, उनके जो बच्चे हो गए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही हेरिडिटी कहते हैं। जो ट्रांसफर यहाँ पे लिखा भी है देखो, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। तो हमारे जीन्स जो है हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे बच्चे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, बच्चे की आदतें पेरेंट्स की तरह होती है। तो ये जो सिमिलैरिटीज है, कैसे सिमिलैरिटीज आई? क्योंकि हम उनसे उनके थ्रू ही आए हैं, तो उनकी जीन्स हमको भी मिलती है। तो वो जीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम्स में होती है। तो इसको व्हाट प्रोसेस को बोलते हैं? हेरिडिटी। तीसरा सवाल है, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? तो डीएनए मॉलिक्यूल किससे बना है? तो ये डीएनए मॉलिक्यूल का भी एक डिटेल हिस्सा हम देखेंगे।
तो ये जो हमने डीएनए देखा था, ये डीएनए क्रोमोसोम्स मतलब लपटा हुआ डीएनए, तो ये डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ये ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो साइड की पट्टी है इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये जो है ये डीऑक्सीराइबोज होता है, शुगर जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो इसलिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो बेस पेयर्स है, तो ये दो पार्ट्स होते हैं जो कनेक्ट किए हुए होते हैं। तो ये एक सीढ़ी की तरह है जिसके ऊपर ये स्टेप्स है, लैडर में स्टेप्स है, तो ये दो हिस्से कनेक्टेड है। तो ये चार होते हैं, एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ए टी जी और सी। ए और टी हमेशा कनेक्ट होते हैं और जी और सी हमेशा कनेक्ट होते हैं। तो ये जो है ये चार जो होते हैं ये चार बेस पेयर्स है। तो डीएनए मॉलिक्यूल ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड है जो डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फोरिक एसिड, और ये नाइट्रोजीनियस बेस, ये नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं इसको। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस जो है ये है ए टी जी और सी, तो इससे बना हुआ होता है। तो इसको ये डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी हमने ऑलरेडी देखा, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक की तरह भी आता है कि आ सकता है, डैश इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स, या ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया मतलब जीन्स के थ्रू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डैश। तो उसका आंसर है हेरिडिटी। यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक है, एक वर्ड है ये हेरिडिटी। फिर अगला है हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो जब मॉडर्न जेनेटिक्स हम स्टडी करते हैं इसका पायनियर कौन है, तो इसका आंसर है जोहान ग्रेगर मेंडल। तो ये मेंडल हमारे 9th स्टैंडर्ड में भी था, जो पीस बटाना जो बोलते हैं, पीस की जो एक्सरसाइज थी, जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर अलग अलग तरीके से राउंड पीस या येलो कलर आता है कि ग्रीन कलर आता है, रिंकल्ड आता है के राउंड आते हैं, तो वो सारे जो स्टडी थी कैसे पीस के अलग अलग कॉम्बिनेशन करके कैसे पीस बनते, बच्चे कैसे बनते, उसके नए प्लांट कैसे ग्रो होता है, उसके ऊपर जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था वो जोहान ग्रेगर मेंडल ने किया था। तो इसीलिए ही इज कॉल्ड पायनियर, मतलब इनिशिएटर, स्टार्ट किया उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फाउंडेशन है उन्होंने लाया है। तो हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जोहान ग्रेगर मेंडल। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। फिर अगला सवाल यहाँ पे आ सकता है वो है कि म्यूटेशनल थ्योरी जो है वो किसने दिया। अब ये म्यूटेशन क्या होता है, ये नया वर्ड है, म्यूटेशन के बारे में हमको यहाँ नीचे पढ़ने को मिलेगा, तो हम म्यूटेशन नीचे भी देखने वाले, आपको मैं बता दूं अभी से, ये रहा। तो म्यूटेशन मतलब कुछ जीन में चेंज हो जाते हैं। तो समटाइम्स ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे हमने देखे, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जीन्स डीएनए में, ए डी जी और सी। तो ये जो ए जी सी और टी, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें कभी कभी चेंज हो जाता है। तो ये सीक्वेंस में कभी कभी कुछ हेरा फेरी हो गई, कुछ अलग हो गया, तो उससे क्या होता है कि हमारे जीन्स में थोड़ी चेंज आ जाती है और कुछ चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से डिजीजेस भी हो सकती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है, जो पूरा ये जो सीरीज आती है, मूवीज भी है और कार्टून्स भी है, सीरीज ऑन एक्समैन। तो एक्समैन ये म्यूटेशन के ऊपर ही है, उनके पास पावर्स आ जाती है कि वो दिखाई ना दे, वो उड़ सके, ये सब जो पावर्स है, तो उसमें ऐसे ही है, फैंटेसी है, फिक्शन है कि ये म्यूटेशन हुआ, उनकी जीन्स में म्यूटेशन हुआ और उनको पावर्स मिल गई। तो म्यूटेशन कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो म्यूटेशन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और ये डिसऑर्डर का नाम आपको पता होना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया। तो ये है म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, म्यूटेशनल थ्योरी, कि अगर जीन्स में सडनली चेंजेस हुई तो ये म्यूटेशन की वजह से हो रही है। तो ये किसने पहले समझाया, ये है ह्यूगो डी व्राइस। तो हमको ह्यूगो डी व्राइस ये नाम कनेक्ट करना है म्यूटेशनल थ्योरी से। और ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि जीन्स आर कैरीड वाया क्रोमोसोम्स। यहाँ पे और साइंटिस्ट के नाम भी आते हैं, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम फिर भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर ही सकते हैं। ये है वॉल्टर एंड सुटॉन। इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहली बार पैड क्रोमोसोम्स को देखा। पैड क्रोमोसोम्स, आपको इमेज फिर से एक बार बता दूं, ये देखो ये क्रोमोसोम्स है, तो ये दो पैर एक साथ ऐसे होते कनेक्टेड, तो इसको पैड क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये आप देखते दो क्रॉस ऐसे एक और दो लाइन मिल के एक क्रॉस बनता है, तो ये पैड क्रोमोसोम्स है। तो इनको पहली बार अगर कोई न्यूक्लियस में देखा गया तो ग्रास हॉपर के सेल में न्यूक्लियस में देखा गया, और ये दो साइंटिस्ट ने उसको देखा, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में। और दूसरे 3 साइंटिस्ट एक साथ इनके नाम है, ऑस्टवर्ल्ड अवेरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैक्लियड।
और इनके तीनों के नाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने पहली बार प्रूव किया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। तो ये डीएनए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है एक्सेप्ट वायरसेस, मतलब वायरसेस में डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। अभी भी जो कोरोना वायरस है तो वायरस में डीएनए नहीं होता, वायरसेस में आरएनए होता है। तो ये आपको याद रखना है। उनका भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, पर डीएनए नहीं, आरएनए। वो डीऑक्सी नहीं होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, एक्सेप्ट डैश ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो आपको आंसर पता होना चाहिए एक्सेप्ट वायरसेस। फिर यहाँ पे और एक चीज मेंशन की गई है, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है कि हम डीएनए के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, ताकि अलग अलग चेंजेस बना के हम, जैसे कि अगर ब्लू आईज चाहिए तो हम अपने जीन्स जो है, जीन्स में अगर चेंजेस करते हैं तो ब्लू आईज लाना पॉसिबल है। तो ये काफी सारे ऐसे चेंजेस हम कर सकते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। हालांकि ये सब अलाउड नहीं है, बिकॉज जेनेटिक टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है उसके ऊपर काफी अभी रेस्ट्रिक्शंस है। इट्स नॉट इजी, बट ये डीएनए टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है कि हम जीन्स चेंज कर सके। तो ये है। तो ये पूरा हम जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है वो हम पूरा ये डिटेल में यहाँ स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि ये हेरिडिटी का जो साइंस है, इससे क्या बेनिफिट्स है। तो ये साइंस ऑफ हेरिडिटी यूजफुल है कि हम हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स अगर है तो उनको डायग्नोस कर सके। कि हम डायग्नोस करना मतलब पता करना कि हम ये डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं कि नहीं, हमको ये बीमारी है कि नहीं, हेरिडिटरी बीमारी। तो हेरिडिटरी बीमारी मतलब कि वो बीमारी, वो डिसऑर्डर्स जो हम अपने पेरेंट्स से पाते हैं। कि हम, जैसे कभी कभी डायबिटीज भी होता है, पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी होगी। तो ये हेरिडिटरी डिजीजेस होते हैं। तो उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, उसको प्रिवेंट करना कि वो ना हो हमको बीमारी, ये सब पॉसिबल है डीएनए हेरिडिटरी टेक्नोलॉजी के थ्रू। इवन प्लांट्स और एनिमल्स में हाइब्रिड्स बन सकते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज बनते हैं। हाइब्रिड मतलब एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज को मिक्स करके अलग प्लांट ग्रो करना, तो हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं। और इंडस्ट्री में भी ये यूज किया जाता है, माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, वो भी डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। तो ये है। अब हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ शुरू होता है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पूरा एक एंड में सवाल है पूरा, लेकिन आजकल इतने बड़े बड़े सवाल पूछते नहीं है, पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। हम सवाल भी पीछे देखेंगे अभी। तो हम चैप्टर करने के साथ साथ सवाल भी साथ साथ देखते जाएंगे कि हमारा पीछे के एक्सरसाइज भी साथ में सॉल्व हो और चैप्टर भी कंप्लीट हो। तो क्या ऑब्जेक्टिव मेनली है, हम पढ़ के करना क्या चाहते हैं कि हम ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सके। तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स, वो भी मैं बताते जाऊंगी। तो यहाँ पे जो सवाल की मैं बात कर रही हूँ वो ये सवाल है, ये देखिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। तो ये पूरा एक कंप्लीट सवाल है, बड़ा सवाल है, इसका आंसर पूरा आएगा। तो ये सवाल जो है, ये हालांकि इसका आने के चांसेस कम है, पर हम फिर भी देखेंगे कि इसका पूरा आंसर जो है, पूरा एक लंबा आंसर है, पर हमको वो पूरा आंसर नहीं करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स याद रखने, क्योंकि ऑलरेडी 2 एग्जाम्स हो चुके हैं, 2018 और 2019 और 2020। 2018 में नया सिलेबस आया है, तो 2019 और 2020 के बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, जिसके अंदर पेपर्स में ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जो ये स्टार्टिंग का पार्ट है, यहाँ से सवाल आया है 2 मार्क्स के लिए 2019 में। तो जो है 2 मार्क्स का सवाल है, तो 3 मार्क्स का सवाल है एक्चुअली। तो 3 सवाल है, 3 1 मार्क के सवाल मिलके एक सवाल बनता है। सवाल ये थे, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा का ये एक स्टेटमेंट हमको लिखना है। और दूसरा सवाल उसके अंदर है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, उसका आंसर ये रहा। और तीसरा सवाल था, व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन, व्हाट इज मेंट बाय ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये 2019 का सवाल है। तो इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू हो जाती है चैप्टर की। तो अब पहली चीज हमको समझना है जो है, वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। तो इसका मतलब क्या है, हमने डीएनए ऑलरेडी इमेज देखी है। तो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है मतलब प्रोटीन बनता है, सिंथेसिस मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर करना, बनाना। तो ये
प्रोटीन जो बन रहा है हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स बनते हैं, तो प्रोटीन्स का इंफॉर्मेशन के प्रोटीन कैसे बनाना है बॉडी को कैसे पता चलता है, इसका इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है। डीएनए मतलब जीन्स के अंदर, तो हर एक जीन में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है कि ये प्रोटीन कैसे बनाना है। तो सारे प्रोटीन्स एक एक करके जो है डीएनए से पढ़े जाते हैं, रीड किए जाते हैं इंफॉर्मेशन। डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने टेप देखा, टेप रिकॉर्डर के ऊपर गाना होता है, वैसे डीएनए के ऊपर इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप एक रेसिपी कुकबुक की तरह समझ सकते हैं कि कुकिंग की एक रेसिपी की बुक है। तो हर एक चीज के लिए वहां पे मेंशन किया होता है, तो वो हम पढ़ के उसमें से वो वाला प्रोटीन बना सकते हैं। तो हर एक की रेसिपी पढ़ी जाती है जैसे कि हमारी बॉडी में, और वो प्रोटीन बनाया जाता है, और सारे प्रोटीन्स मिल के एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा पीछे का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का सवाल था कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। तो एक एक प्रोटीन मिलके बनता है। ये प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे बनते हैं, इंफॉर्मेशन डीएनए पे। अब इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू आरएनए बनता है। हमारी बॉडी में भी डीएनए डबल हेलिकल होता है। आरएनए जो होता है आप यहाँ पे दिखेगा, ये डीएनए जो है ये देखो इसको कट किया गया है, तो ये आधा जो होता है ना ये आरएनए होता है, आधा हिस्सा। तो ये रिबन का आधा हिस्सा, तो जो दो न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्ट होते हैं ना, तो उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड इस पे होता है, तो ये आरएनए होता है। तो हमारी बॉडी में भी डीएनए से आरएनए बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, मतलब डीएनए बनाता है थ्रू द आरएनए। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। डॉगमा का मतलब होता है कि एक जो स्टैंडर्ड हमने इंफॉर्मेशन जो एक्सेप्ट कर ली जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो ये एक सेंट्रल डॉगमा है कि प्रोटीन्स बनते हैं डीएनए से, डीएनए बनाता है प्रोटीन्स थ्रू द आरएनए, आरएनए के थ्रू। So what is central dogma? That information about protein synthesis is stored in DNA and these proteins are synthesized by DNA through the RNA. This is called central dogma. तो ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे है mRNA के बारे में। तो अभी आरएनए की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, हम यहाँ पे ये पैसेज में करेंगे। 3 टाइप्स के mRNA, टीआरएनए और आरआरएनए। mRNA का फुल फॉर्म एक्चुअली मैसेंजर आरएनए होता है, जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है टेक्स्ट में, पर मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। तो हम ये सब देखेंगे। तो mRNA जो है, mRNA बनता है बेस्ड और इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। इसका भी क्या मतलब है, ये डीएनए था हमारा, ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए, जी, सी और टी। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है उससे mRNA कैसे बनता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे डीएनए पे, तो वो mRNA बनता है, जो आधा हिस्सा, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स का इंफॉर्मेशन लेके ये mRNA बनता है, जो न्यूक्लियस में जो है क्रोमोसोम्स है, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम है। तो एक्चुअली ये न्यूक्लियस से बाहर आता है। mRNA मैसेंजर आरएनए, मैसेज लेके बाहर आता है कि हमको कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो ये उसके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन है। तो वो द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए जो बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि हमने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है कि हमको कैसे प्रोटीन बनाना है, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलता है। वो mRNA डीएनए से बाहर आता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया। तो प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड transcription, mRNA. So mRNA is produced as per sequence of nucleotides on DNA. This process of RNA synthesis is called transcription. तो ये 2 स्टेटमेंट से हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन का आंसर आएगा। फिर ये mRNA जो है, देखिए हमने जैसे कहा कि ये न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और ये अपने साथ कोडेड मैसेज लेकर आता है, जो डीएनए का मैसेज है जैसे डीएनए पे, तो वो पूरा mRNA बाहर इंफॉर्मेशन लेके आया है। और इसके ऊपर जो कोड है वो क्या, यही है, AAU, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, तो ये कोड जो है, ये 3 को मिला के एक कोड बनता है। तो और ये कोड किसका होता है, एमिनो एसिड्स का, क्योंकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म है वो एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के एक्चुअली एक प्रोटीन बनता है। तो कोड जो है वो एमिनो एसिड के लिए, एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के फाइनली प्रोटीन बनेगा। तो ये धीरे धीरे जैसे हम पका रहे, तो एक चीज बनी, उसके अंदर और चीजें डाली, तो और चीज फाइनली जो हमको चाहिए वो रेसिपी, वो डिश तैयार होगी ऐसे। तो हम अभी एमिनो एसिड बना रहे, तो एमिनो एसिड कैसे बनेगा, इसके ऊपर सिर्फ इंफॉर्मेशन है mRNA पे, जो ये डीएनए से लेकर आया है, न्यूक्लियस से बाहर आया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कोड में है, और ये कोड कितने का है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 1, 2, 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे एक कोड है। तो कोड एक कोड है, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है उससे कोड जो है, मतलब जो भी सीक्वेंस है, हर सीक्वेंस का मतलब होता है एक एमिनो एसिड। अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं, आप देख सकते हैं 20 एमिनो एसिड्स है, तो हर एक एमिनो एसिड के लिए अलग कोड है।
तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा कोड कौन से सीक्वेंस में ये आ रहा है, उसके हिसाब से जो है वो एमिनो एसिड यहाँ पे सप्लाई किया जाना चाहिए। तो हमारे को रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जो चीजें चाहिए वो हमको सप्लाई होनी चाहिए ना, तो वो जैसे जैसे कोड पढ़ा जाता है, अच्छा ये चाहिए तो ये वाला एमिनो एसिड लाओ, आगे ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ऐसे करके सारे एमिनो एसिड्स मिलते हैं। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन का क्या है कि ये जो कोड होता है इसको तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स पे कोड है, तो इसलिए इसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स के नाम भी यहाँ पे आपके टेक्स्ट में एक्चुअली है, जैसे कि डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है। तो एजीसीटी जो है ये डीएनए में होता है, और आरएनए में एक्चुअली थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है, तो एजीसीयू होता है, टी नहीं होता है। तो ये एक फर्क जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया आपकी टेक्स्ट में, बाकी सब नाम तो नहीं है लेकिन ये मेंशन किया गया कि आरएनए में यूरासिल होता है थायमिन की जगह पे, मतलब एजीसीयू होता है रादर देन एजीसीटी। तो ठीक है, तो ये जो भी है, जो भी कोड है, तीन का कोड जो है, तो ये कोड एमिनो एसिड का कोड है, इसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये आपका थर्ड आंसर होता है आपके जो 3 मार्क का 2019 में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। और एक सवाल है जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक के पीछे का भी सवाल है, यही हिस्से से हम, ये 2020 के पेपर में भी आ चुका है, मार्च 2020 के पेपर में। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड डैश प्रोसेस। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन जाया एमआरएनए पे, तो ये जो एमआरएनए हमारा बना मैसेंजर आरएनए, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, राइट। तो अगर आपको ये सवाल का जवाब मिला, मतलब आपको अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप सही ट्रैक पे हो। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से ट्राई करो धीरे धीरे समझने का, क्योंकि साइंस डिफिकल्ट है, साइंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप समझोगे नहीं आप आंसर्स याद नहीं कर पाओगे। तो ये, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस भी है, तो हर एक चीज को सही से समझना है। तो ये रहा हमारा आंसर, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन है ना, आरएनए जो बन रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये 2020 का फर्स्ट चैप्टर पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचे ट्रिपलेट कोडॉन तक। अब तक हमने सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन देखा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद दूसरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन, फिर तीसरा है ट्रांसलोकेशन, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन है ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन जो है, इसको डिस्कवर किया गया कि ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन करके कोड्स होते हैं, तो इसके अंदर साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उसमें से एक साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ये इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट थे, वो यूएस में ही काम करते थे। उन्होंने और 2 साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये ट्रिपलेट कोडॉन्स की डिस्कवरी की कि ट्रिपलेट कोडॉन्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड का। तो ये इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1968 में, बाकी 2 साइंटिस्ट के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम पहुंचे। अब ये एमआरएनए है, तो ईच एमआरएनए देखो, हर एक एमआरएनए पे 3 थोड़ी है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, तो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स है। तो ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। और जैसे जैसे एमआरएनए पे मैसेज है, वैसे वैसे 3 का इंफॉर्मेशन पढ़ के वैसे वैसे एमिनो एसिड सप्लाई किया जाता है। तो ये कौन करता है काम कि एमिनो एसिड यहाँ पे लेकर आए, ये इंफॉर्मेशन पढ़ना, ये टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये देखो लाइसिन, ये एक टाइप ऑफ एमिनो एसिड है, तो ये इसके ऊपर ये 3 का कोड यहाँ पे है, जैसे तो ये जैसे एक इंडस्ट्री में भी आप सोचोगे कि ये 3 का कोड ये पढ़ रहा है, देखो यहाँ पे, और जो ये पढ़ रहा है इन्फॉर्मेशन, उस हिसाब से ये जाके एमिनो एसिड ला रहा है और यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि अच्छा ये वाला एमिनो एसिड है, तो कनेक्ट करके देखता है, जो कनेक्ट हो रहा है अच्छा ये वाला है, तो इसका एमिनो एसिड लाया जाता है। तो ये टीआरएनए जो है, इसके ऊपर भी कोड है, इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन। तो ये कोडॉन को पढ़ने के लिए एंटी कोडॉन होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, तो जब कनेक्ट होता है तो वो अच्छा ये वाला एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है। तो इसको ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, कोड है, ये टीआरएनए उसको ट्रांसलेट कर रहा है और एमिनो एसिड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एमिनो एसिड सब मिल के आते, एक एक पढ़ पढ़ के जो एमिनो एसिड आए जाते हैं, हर एक ट्रिपलेट कोडॉन पढ़ पढ़ के, तो वो सारे रीडिंग होके एमिनो एसिड प्रोवाइड किए जाते हैं, और एमिनो एसिड्स कनेक्ट होते, बॉन्ड होते एक साथ। उसको बॉन्ड करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड्स चाहिए, तो पेप्टाइड बॉन्ड से ये सब बॉन्ड हो रहे, उसको करने का काम आरएनए करते हैं, और एक आरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोम जो है, ये भी सेल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो हमने जैसे देखा सेल के अंदर न्यूक्लियस से तो बाहर आ गया एमआरएनए, अभी बाहर राइबोसोम होता है जहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो वो राइबोसोमल आरएनए होता है जहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड से सारे कनेक्ट हो जाते हैं।
तो राइबोसोम जो है वो इसके ऊपर एमआरएनए के ऊपर घूमते रहता है कि कौन सा चाहिए, अच्छा ये चाहिए, ये जैसे जैसे आता जाता है वैसे वैसे वो कनेक्ट होते जाते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो राइबोसोम जो इसके ऊपर जाता है और एक एक ट्रिपलेट कोडॉन पढ़ के अमीनो एसिड प्रोवाइड करके उसको कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट जो होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो उस हिसाब से फिर एक पूरा अमीनो एसिड बॉन्ड होके, पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्ड होके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाता है। तो ऐसे प्रोटीन बन के सारे प्रोटीन्स एक साथ होके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसका हम एक वीडियो भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर ये देखो सारे सेल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से। ये देखो, ये खोलेंगे इसको, लपटा हुआ है, तो ये खोलेंगे तो ये हिस्टोन्स होते हैं उस पर लपटा हुआ था, आपके टेक्स्ट में नहीं है तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं। ये डीएनए, ये आप देख रहे हैं, और हर एक डीएनए पे एक हिस्सा होता है जिसको जीन कहते हैं। जैसे ये हाईलाइटेड हिस्सा, ये एक जीन्स है। बहुत सारे जीन्स होते हैं डीएनए पे। और ये आया आरएनए। यहाँ पे और डिटेल में प्रोसेस दिया हुआ है पर हमको नहीं देखना। ये आरएनए देखो आप, डीएनए से आरएनए बन रहा है, हमारा मैसेंजर आरएनए आधा हिस्सा बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा सेल के अंदर। ये आया मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर। तो ये मैसेज लेकर आया है साथ में। अब ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये राइबोसोम आएगा। तो सारे जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन सारे प्रोसेस है वो हो गए। ये ट्रांसफर आरएनए। तो ये एमआरएनए था, ये टीआरएनए। इसके पास एमिनो एसिड है, तो हर एक टीआरएनए एमिनो एसिड सप्लाई करेगा। ये एंटी कोडॉन है। अब ये एक एक पढ़ेगा, जो है वो वाला एमिनो एसिड प्रोवाइड करेगा। सारे एमिनो एसिड्स कनेक्ट हो गए पेप्टाइड बॉन्ड से। राइबोसोम वो काम करेगा, आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरआरएनए। तो ये आरएनए सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स को कनेक्ट करते जा रहा है राइबोसोम। तो ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस हो रहा है, और ये पूरे एमिनो एसिड सब कनेक्ट होके प्रोटीन बन रहा है, और सारे प्रोटीन्स मिलके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है। तो ये बन गया प्रोटीन। तो ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है 3 स्टेजेस में: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये आपका ये हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरा, हमने म्यूटेशन ऑलरेडी देख लिया कि अगर कहीं पे जीन में कुछ चेंज हो जाती है, माइनर चेंज हो जाता है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ये जीएटी था उसकी जगह, या टीजीसी था उसकी जगह जीएटी आ गया। ये देखो, ओरिजिनल टीजीसी था, ये टीजीसी हट के जीएटी आ गया। कोई भी एक ट्रिपलेट कोडॉन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो कहीं पे कहीं चेंजेस आ जाते हैं तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। और म्यूटेशन जो है ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की एक प्रूफ है कि म्यूटेशन होता है। तो ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नीचे और डिटेल में आएगा, वो भी हम देखेंगे। अब आए हम सेकेंड पार्ट पे। तो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 ये चैप्टर का करेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।